हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियो एक्टिव मटीरियल को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देख सकते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स में और न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशन में। स्मोक डिटेक्टर्स बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं और फायर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो बहुत अर्ली स्टेज पे। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो उसमें वाटर वेपर का होते हैं, न्यूक्लियर फिजन का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके हम यूज़फुल या फिर इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ये दोनों अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो एक्चुअल में फल्टन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव स्टेट में भी है। ये दोनों एग्जांपल तो शायद आपने ना देखे हो, बट एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस का तो सुना ही होगा। ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है, प्लांट्स का डिटेल मैकेनिज्म बताती है कि प्लांट्स किस तरह ग्रो करते हैं। फूड इरिडिएशन में ये हेल्प करते हैं। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आजकल गामा रेज का यूज़ हो रहा है फूड को इरेडिएट करने में। उससे वो उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। यूवी से भी ये एक जगह आगे होती है। गामा रेज कोबाल्ट 61 से निकलती है, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ होती है और जो आपका फूड है वो ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। सो ये तो थी, आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं। हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं तो क्या क्या उसका यूज़ है। नॉर्मली दिमाग में आता है ना कि हम ये पढ़ रहे हैं, बट क्या इम्प्लीकेशन है इसकी। सो हमने इम्प्लीकेशन पढ़ लिया, हम करते हैं कि ये होती क्या है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी इज़ बेसिकली एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स लाइक अल्फा, बीटा, गामा फ्रॉम सम एलिमेंट। इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो बहुत पहले चलते हैं ना, 1897 में हेनरी बेकरल, उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को पिच ब्लेंड में, जिसे आप यूरेनियम और मिनरल या यूरेनियम और के फॉर्म में भी जानते हैं। बेसिकली इससे पहले 1 साल पहले जब इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, एक्सरे पिक्चर में आई थी। एक्सरे आप सबको पता है एक्सरे कब एमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और एनर्जी एमिट होती है, वो एक्सरे की फॉर्म में एमिट होती है। तो उसके बाद हेनरी बेकरल ने सोचा कि जहाँ फ्लोरोसेंस होगी, कि जहाँ कुछ निकलता है वहाँ एक्सरेज होती है। सो ही थॉट कि यूरेनियम और जो आपके पास है वो भी यूरेनियम और की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो फ्लोरोसेंट। सो अगर ये फ्लोरोसेंट है आपका पिच ब्लेंड यूरेनियम और अगर बात कर रहे हैं जिसकी हम, अगर ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक्सरे होंगी। तो उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया। वो उसको क्या करते थे, सनलाइट में रखते थे, सनलाइट में कर रखते थे, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती थी। उन्होंने उसके अलावा एक काम और किया कि उसके आगे फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। फोटोग्राफिक प्लेट पे उन्हें बहुत डार्क स्पॉट मिला, तो उससे ये पता चल रहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ रेज एमिट हो रही हैं जो उस पर टकरा रही हैं। सो वन थिंग इज़ दिस, इसी तरह वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक दिन धूप नहीं थी, सनलाइट एब्सेंट थी, बादल थे, बट उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सोचा चलो आज करके देखता हूँ, फ्लोरोसेंट कम है तो कितना स्पॉट आपको लाइट मिलता है या मिलता ही नहीं है। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्हें सेम इंटेंसिटी का स्पॉट मिला। सो उन्हें लगा कि ये एक्सरे तो नहीं है क्योंकि यहाँ फ्लोरोसेंस ही नहीं है। जब सनलाइट आई नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हुआ, तो फिर ये रेज कहाँ से निकली। सो उन्होंने सोचा कि कुछ और रेज हैं और इनका ओरिजिन कुछ और है। जब स्टडी किया तो उनका ओरिजिन निकला कि वो न्यूक्लियस से निकल रही हैं, एटम से निकल रही हैं। ओके और अगेन वही फोटोग्राफिक पेपर पे एक ब्लैक स्पॉट मिला था उनको, जो उन्होंने इमेज डेवलप की। सो उन्होंने इसको नाम दिया कि ये बैकरल रेज हैं। उन्होंने फर्दर उस पर एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने किए, फिर रदरफोर्ड ने किए, मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी पिक्चर में आए। सो रदरफोर्ड और इन्होंने एक्चुअली पैरी क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया था, मैरी क्यूरी ने, कि उसने क्या किया कि इन रेस का नेचर डेवलप करने की कोशिश की कि किसकी बनी हुई है, क्या इनमें चार्ज है, न्यूट्रल है या किस तरह से है। उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जो कि परपेंडिकुलर था। उससे क्या हुआ कि ये तीनों रेस स्प्लिट हो गई, अल्फा अलग हो गई, बीटा अलग हो गई और
गामा जो कि आपके न्यूट्रल थे उस एज इट इज चले गए। तो वहाँ से हमें पता चला इन रेस का नेचर 3 काइंड्स का होता है। ओके, सो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को इन्हें एक्चुअल में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए। सो इन्होंने फर्दर जब हेनरी बैकरल ने बताया था कि वहाँ से निकल रही हैं और बैकरल ने नाम दिया, सो इन्होंने देखा कि यूरेनियम के बजाय जो उसका यूरेनियम और है पिच ब्लेंड जिसको आप कह सकते हैं, सो वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ यूरेनियम इटसेल्फ। सो उन्होंने 1898 में 2 ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन डिड्यूस किए थे। फर्स्ट वन इसकी पिच ब्लेंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा है अननोन एलिमेंट जो उससे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है यूरेनियम से। और फर्दर उन्होंने जब वो 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए, सो वो थे पोलोनियम और रेडियम। इन्होंने ही इसको नाम दिया था पोलोनियम। मैरी क्यूरी क्योंकि पोलैंड की थी तो उन्होंने अपनी होम कंट्री के ऑनर में इसका नाम दे दिया पोलोनियम, और रेडियम क्योंकि उसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। सो उन्होंने बताया कि ये 2 और एलिमेंट हैं जो कि ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं यूरेनियम से। अब क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अकेले यूरेनियम की प्रॉपर्टी ना रह के अलग अलग मटेरियल से एसोसिएटेड हो रही थी, पहले इसको नाम दिया था बैकरल रेस, तो उन्होंने कलेक्टिवली इसको नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। यहाँ से रेडियो एक्टिविटी आपकी पिक्चर में है कि वो जो बैकरल रेज निकल रही हैं चार्ज पार्टिकल एमिशन है। अब सिर्फ यूरेनियम की प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट उससे रिलेटेड है, इसीलिए उन्होंने इसको रेडियम की और कहा कि अब इसे कलेक्टिवली हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। ओके, तो आपको इसका बिहेवियर और पिक्चर ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थिंग इज कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या। रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली रिलीज ऑफ टाइनी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स और गामा रेज फ्रॉम एन एटम। यू कैन सी हियर एटम है, आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस रेड डॉट से यहाँ शो किया हुआ है। यू कैन सी हियर दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये पार्टिकल्स की इजेक्शन है। दिस में भी अल्फा बीटा और गामा या कुछ चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी की ही डेफिनेशन है, इसकी कुछ टर्म है। रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई है वो स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज करते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जिसे हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। मोस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये डीके करते हैं और डिकम्पोज होके जो नया पार्ट मटेरियल बनेगा या फिर एटम बनेगा, दैट इज कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओरिजिनल वन। जो ओरिजिनल डीके हुआ है उसको हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियर, और जो डीके होके बना है दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियर। जितने भी न्यूक्लियर्स की बात करो जिसका एटॉमिक नंबर 84 से है या उससे ज़्यादा है, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। वो सभी अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनका मास कह लो या चार्ज कह लो उन पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल एमिट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसम्यूटेशन। रदरफोर्ड ने बताया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं या जो भी है, सो एटम दे आर बेसिकली चेंजिंग फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। एटम अपने आप एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसम्यूटेशन। सो वन एलिमेंट टू चेंज इन अदर, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी चेंज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अल्फा एमिशन दिखाया गया, एक न्यूक्लियस है, इसका साइज बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ अल्फा निकलने की कोशिश कर रहा है और इस टाइम पूरा अलग हो गया, और यहाँ जो न्यूक्लियस बचा है दिस इज कॉल्ड डॉटर वन, दिस इज पेरेंट वन, एंड दिस डॉटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट वन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ डिस्कवरी हुई तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने अलग अलग करने की कोशिश की थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के। सो उस टाइम उन्हें एक फोटोग्राफिक प्लेट पे एक स्पॉट की जगह 3 स्पॉट मिले थे और उन्होंने बताया था ये 3 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज योर अल्फा रेज, इन पे चार्ज जो है +2 यूनिट कोलम्बियन यूनिट, दैट इज +2 E, और मास 4 टाइम एटॉमिक मास यूनिट। अब व्हाट वी नो टू बी ए हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस को ही आप अल्फा पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट बीटा रेज जो उस टाइम निकले थे उनका चार्ज जो था -1 कोलम्बियन यूनिट, -C, मास निग्लिजिबल होता है और इनका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रक्चर था। नॉर्मली इन दोनों मिशन के बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है और डी एक्साइट होता है तो एनर्जी निकलती है लाइट एनर्जी की फॉर्म में।
सो कोई एक पार्टिकल नहीं होता लाइक अल्फा और बीटा रेज, एनर्जी निकली, दिस इज कॉल्ड गामा रे। कुछ अदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी एमिट होते हैं जिनको स्टार्टिंग में तो ये तीनों है, उसके बाद जैसे जैसे रेडियो एक्टिविटी की स्टडी होती गई फिर हमें पता चला कि कुछ और अनस्टेबल निकल रहे हैं जिनको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन इज बेसिकली एंटी इलेक्ट्रॉन, सारी प्रॉपर्टी सेम होती है बट उसका जो चार्ज है वो अपोजिट होता है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ और भी होते हैं एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू डिके करते हैं, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वो इनसाइड पुल करता है। जैसे जैसे देखिए चार्ज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जा रहा है, हैवी एटम्स की जब हम बात करते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो ज़्यादा हो जाती है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं और प्रोटॉन कम है, सो मास बढ़ जाता है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा के शेल का इलेक्ट्रॉन, के शेल उसके बहुत पास होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे ये के शेल इलेक्ट्रॉन है। जब न्यूक्लियस हैवी हो जाता है इसका साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो इनिशियली 3 तरह के बने थे, अल्फा, बीटा, बीटा जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एंड गामा। बट फर्दर उसके बाद 2 और आ गए जिससे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और बाद में हम इसको फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और बीटा के अंदर ही 3 आते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, केमिकल प्रोसेस और न्यूक्लियर प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। केमिकल प्रोसेस बेसिकली चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के आउटर में जो स्ट्रक्चर है उसकी उस केमिकल रिएक्शन उसको गवर्न करती है। एटम ना तो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है, बट न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर के चेंज को डिनोट करती है, एटम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ बदल जाता है। न्यूक्लियर नोटेशन, फर्दर हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे तो उसे इस तरह शो करेंगे, हर नाउ सी हियर, यहाँ पे ये जो x है आपके पास, दिस रिप्रेजेंट एटम, z आपका x एलिमेंट सिंबल है, z आपके पास मास नंबर होगा, और a जो है आपके पास z एटॉमिक नंबर है एंड a इज योर मास नंबर। एग्जांपल उन्होंने हीलियम न्यूक्लियस का दिया, हीलियम को हम एलिमेंट सिंबल कैपिटल लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर। सो नेक्स्ट अगर हम देखें कि कौन कौन से निकलते हैं न्यूक्लियस से, दैट आर अल्फा, बीटा, गामा, और कभी कभी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन भी एमिट करता है, न्यूट्रल पार्टिकल है, मास नियर अबाउट 1 होता है, चार्ज 0 होता है, बट आपके सिलेबस में न्यूट्रॉन एमिशन नहीं है। एंड वन मोर थिंग, चलिए हम आगे करेंगे, न्यूक्लियर इक्वेशंस की बात करते हैं। अब न्यूक्लियर प्रोसेस को हम न्यूक्लियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आपके सामने हमने अभी जो पहले सिंबल यूज़ किया उसी तरह से हम लिखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हुए एक चीज़ ध्यान रखना कि मास नंबर और चार्ज शुड बी कंजर्व। एटॉमिक नंबर, यहाँ देखो पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 92, सो डॉटर का कितना, थोरियम बना यूरेनियम से डिके होके, इट इज हैज़ एटॉमिक नंबर 90 एंड हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2। सो दोनों का सम देखो, इधर भी 92 और इधर 90 + 2 92, सो इज विद दिस 238 एंड हियर इट इज 234 एंड 4। सो ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि यहाँ मास नंबर और चार्ज नंबर कंजर्व रहते हैं। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी हो तो आपको सबसे पहले बताना हो कि वो पॉसिबल है या नहीं है। सो यू हैव टू सी देयर चार्ज नंबर एंड मास नंबर आर कंजर्व्ड और नॉट। नेक्स्ट, अब हम 3 टाइप के एमिशन की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। एंड यहाँ पे मैं इनकी डिटेल प्रॉपर्टी नहीं दे रही हूँ, आगे जब हम इनकी इंटरेक्शन करेंगे तब उसको स्टडी कर लेंगे, और नोट्स में आपको ये प्रोवाइडेड है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, अगर आप अल्फा एमिशन की बात करेंगे, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन है, इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसकी आयनाइजिंग पावर होती है क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन पावर अगर किसी मटेरियल पे डालो तो कितनी आगे तक जा सकता है, कितना उसको पेनिट्रेट कर सकता है। आयनाइजिंग पावर यानी
अगर किसी मटेरियल पे डालेंगे तो कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उसके साथ। ऑब्वियसली अगर इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इसको सिंपल लॉजिक में ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास एनर्जी कंजर्व है। अल्फा पार्टिकल को एक ह्यूमन बीइंग ट्रीट कीजिए और एक रूम में बहुत सारे पर्सन खड़े हैं। अगर आप जाके हर एक पर्सन से हाथ मिलाते जाएंगे या बात करते जाएंगे, आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर आप 1 मिनट 10 मिनट की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप 10 लोगों से मिलेंगे, तो 10 लोगों का डिस्टेंस पार कर पाएंगे। सो ये जो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। और आयनाइजिंग पावर थी कि कितनी उसमें इंटरेक्शन है। अगर इसी तरह अगर आप बीटा की बात करें, उसकी आयनाइजिंग पावर जो है वो कम होती है। दैट मीन्स अगर आप कम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा दूर जा पाएंगे। अगर 10 लोग खड़े हैं और 100 लोग खड़े हैं, आप 10 में से एक पर्सन से हाथ मिला रहे हैं तो आप 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे ना। सो दैट इज कॉल्ड आयनाइजिंग पावर। सो लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल मीन्स उसका एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है और मास नंबर 4 यूनिट से। ओके, नेक्स्ट थिंग अल्फा डी के आपका यहाँ शो किया गया है। अल्फा एमिट हो रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है किसी भी एक न्यूक्लियस। बीटा में मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रॉन है। आयनाइजिंग पावर देखो, इट इज़ नियरली 10 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा। अल्फा आएगा बट ओनली हाफ ऑफ इट्स आयनाइजिंग एबिलिटी। इंटरेक्शन कम है। जब कोई एटम बीटा पार्टिकल लूज करता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 से गेन हो जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला और मास नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, दिस इज बीटा डी के। बीटा डी के न्यूक्लियस से निकलता है, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन बन रहा है। एग्जाम्पल कार्बन न्यूक्लियस नाइट्रोजन न्यूक्लियस में हेयर इट इज़ कन्वर्टिंग। नेक्स्ट इज पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन मैंने पहले कहा था एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसका नेग्लिजिबल मास है, चार्ज +1 कोलम्बियन यूनिट है। बीटा पार्टिकल की तरह ही आयनाइजिंग और पेनिट्रेशन एबिलिटी है। जब भी एक एटम पॉजिट्रॉन लूज करता है तो मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, +1 निकला है ना, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है। ओके, पॉजिट्रॉन एमिशन यहाँ दिखाया है। कार्बन न्यूक्लियस बोरोन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, पॉजिट्रॉन एमिशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो कि बीटा की एक और टाइप है, ये तब होता है जब इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर ले लेता है। इसमें कोई पार्टिकल नहीं निकलता बट एटम चेंज होता है। यहाँ पे प्रोटॉन कंबाइन करता है इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन बनाने के लिए। एग्जांपल देखिए इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज कर गया। दैट मीन्स प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज पार्टिकल किस तरह चेंज करता है। बीटा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा एमिशन नेगेटिव एमिशन में नेगेटिव प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बीटा नेगेटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बीटा पॉजिटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में और क्या बन रहा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके। यहाँ एक चीज़ माइंड करने वाली है, इससे पहले जब हमने न्यूक्लियस प्रॉपर्टी की थी तब मैंने आपको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बताया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में। तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी उससे पहले आई थी। वो थ्योरी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे 1911 में और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू हुई थी। प्रोटॉन आया था 1932 में, चैडविक में ने उसके बारे में बताया था। सो ये बातें हो रही है 1897 की, तो उस टाइम हमें न्यूट्रिनो या उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए यहाँ कहीं भी बीटा प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन या ये सब न्यूट्रिनो मेंशन नहीं है। गामा एमिशन, गामा रेज हाई एनर्जी फोटोन होते हैं। इसमें कोई भी न्यूक्लियस से पार्टिकल नहीं निकलता। पार्टिकल नहीं निकलता मतलब न्यूक्लियस की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ये सबसे लीस्ट आयनाइजिंग है बट मोर पेनिट्रेटिंग है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नॉर्मली तब होता है जब अल्फा या बीटा एमिशन हो चुका होता है और एटम न्यूक्लियस अपने आप को रीअरेंज करता है। यहाँ पे डायग्राम में आपको फिर से क्लियर एक्सप्लेनेशन दी गई है दोबारा डीके मोड की। यहाँ देखिए पेनर न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में बन रहा है और अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 4 यूनिट से कम हुआ, चार्ज 2 यूनिट से n/z रेशो इंक्रीज कर जाती है।
पेरा न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा बट चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन रहा है। गामा में कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट एनर्जी कम हो रही है, रीअरेंज हो रहा है वो। पॉजिट्रॉन एमिशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है, और फर्दर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, चार्ज -1 कम हो जाता है, और n बाय z रेशो इंक्रीज कर जाती है। अब ये देखिए कि अल्फा बीटा एमिशन होते क्यों हैं। ये बेसिकली इसीलिए होता है ताकि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अटेन कर सके। दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस का मास बढ़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे आपके प्रोटॉन शो किए गए हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्चुअली, और ये वो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आप सबको पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उनकी रिपल्शन बढ़ेगी, वो न्यूक्लियाई को अनस्टेबल करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर न्यूक्लियस का मास बढ़ता है, सो टेंडेंसी ये रहती है कि जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो ज़्यादा बढ़े इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, ताकि रिपल्शन कुछ कम हो, न्यूक्लियस स्टेबल अटेन हो। इसीलिए ये लाइन डेविएट होके न्यूट्रॉन की तरफ चली जाती है, रेड कर्व। दिस इज कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई जिनका Z83 से ज़्यादा होता है वो नॉर्मली अनस्टेबल है। लाइट न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 के इक्वल होती है। इवन न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके इक्वल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनको मैजिक नंबर कहते हैं। जैसे 2, 8, 20, 28 ये सब क्या होते हैं, ये फर्दर हम आगे जब शेल मॉडल करेंगे वहाँ पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ अल्फा डी के दिखाया गया स्टेबिलिटी कैसे निकलती है। देखो यहाँ पे यूरेनियम न्यूक्लियस थोरियम में कन्वर्ट हुआ, ये लो, और अल्फा पार्टिकल निकला। ये जब Z83 से ज़्यादा हो जाता है वहाँ होता है। मास नंबर, चार्ज नंबर दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डाउन आ रहा है टुवर्ड्स द बैंड टू अटेन स्टेबिलिटी। यहाँ देखो बीटा यहाँ नेगेटिव निकल रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो शिफ्ट हो रही है राइट हैंड साइड, या वो एक हायर एटॉमिक नंबर पे चला गया। प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, स्टेबिलिटी अटेन करनी है। जो पार्टिकल इस रेंज में होते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए रेड की तरफ आते हैं। आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग हियर, नाउ इट्स वर्किंग। नेक्स्ट इज योर पॉजिट्रॉन डिके। यहाँ देखिए कि उन न्यूक्लियस में होता है जिनकी लो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होती है। ये उस केसेस में है जब न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट करता है, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन डीके कर रहा है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन डीके कर रहा है तो आपका एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। तब होगा जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन डीके करके न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना देगा और एक प्लेस अब शिफ्ट हो जाएगा, इस रेंज में अटेन करेगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में देखिए यहाँ पे रूबिडियम का एग्जांपल दिया गया है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसने कैप्चर कर लिया और आपके पास क्रिप्टॉन बन गया। ओके, ये भी हैवियर एलिमेंट में होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। गामा रे नॉर्मली तब होता है जब दूसरी रेडियोएक्टिव प्रोसेस हो जाती है, न्यूक्लियर हाई स्टेट में होता है, एनर्जी एमिट करता है। देखो पहले अल्फा पार्टिकल निकला, फिर एनर्जी निकली गामा की फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सभी डीके समझ आ गए होंगे। ये एक बार फिर से उनका एग्जाम्पल तीनों की आयनाइजिंग पावर कंपेयर कर रखी है। अल्फ़ा की सबसे कम होती है, अगर आप अपना हाथ भी आगे करेंगे तो अल्फ़ा रेज रुक जाएंगी, बट ये इतनी पेनिट्रेटिंग होती कि आपके हाथ पे बाउंस हो जाएंगे, घाव कर देगी। जबकि बीटा रे ऐसी नहीं होती, कम आयनाइजिंग पावर है, आपके हाथ को पेनिट्रेट करेंगी बट एक एल्यूमिनियम फॉयल इसको रोक सकती है। गामा रेज या एक्सरे की बात करें आपके हाथ को भी कवर कर जाती है, एल्यूमिनियम फॉयल को भी। इनको रोकने के लिए लेड मटेरियल चाहिए होता है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो। और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो हम नहीं स्टडी करेंगे वो होते हैं न्यूट्रॉन, वो सब कुछ पार कर जाते हैं। उनके रोकने के लिए मोटी कंक्रीट की वॉल्स चाहिए होती है, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कुछ कमेंट हो तो आप पोस्ट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे।